6 अगस्त 1997, गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोल, साउथ कोरिया। यूं तो इस एयरपोर्ट से एयरबस A300 मॉडल का विमान उड़ान भरकर कोरिया से गोवाम जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन आज किस्मत ने एक ट्विस्ट कर दिया। यह विमान कुछ खिलाड़ियों को लेकर अमेरिका चला गया और इसके बदले में बोइंग 747 को एक दिन के लिए कोरिया से गुआम के लिए उड़ान भरना था। बोइंग 747-300 मॉडल का यह प्लेन काफी विशाल प्लेन है। कॉल साइन कोरियन एयर फ्लाइट 801। प्लेन में 135 पैसेंजर, 19 क्रू मेंबर्स भी थे, जिनमें से 3 क्रू को प्लेन उड़ाना था। उन दिनों प्लेन में खाने पीने के सामानों के अलावा शराब भी ऑफर की जाती थी। इस शराब की वजह से आगे चलकर बहुत बड़ा हादसा भी होने वाला था। खैर, खाने पीने के सामान को लोड करने के बाद प्लेन गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साउथ कोरिया से एंटोनियो बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुआम के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। इस प्लेन को 42 वर्षीय कैप्टन पार्क योंग उड़ा रहे थे। इनके पास करीब 9000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इन्होंने करीब 3000 घंटों तक बोइंग 747 को उड़ाया। ये काफी माहिर पायलट थे। इसके को पायलट 40 वर्षीय यवंग थे। इनके पास 4000 घंटे का एक्सपीरियंस था। इन दोनों के अलावा एक फ्लाइट इंजीनियर भी थे। रात के करीब 9 बजे कोरियन एयर फ्लाइट 801 उड़ान भरा। इस प्लेन को करीब 5 घंटों में अपने डेस्टिनेशन गुआम पहुंच जाना था। 4 घंटे बाद दिन 5 बजे से 6 अगस्त हो चुकी थी। रात के करीब 1 बजे कैप्टन लैंडिंग करने के लिए तैयारी करने लगा। गोवाम में तेज बारिश हो रही थी। विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई। पायलट दूर तक देख भी नहीं पा रहे थे। कैप्टन ने ATC से कांटेक्ट करके कहा कि हम रनवे 06L पर लैंड करने के लिए आ रहे हैं। ATC ने कहा, ठीक है, लैंड कीजिए, लेकिन रनवे 06L आउट ऑफ सर्विस है। ATC के बातों को एक्नॉलेज करते हुए कैप्टन प्लेन को रनवे में 06L की ओर बढ़ाने लगा। एंटोनियो बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवाम की खास बात यह है कि यहाँ का दोनों रनवे पैरेलल में है, इसलिए रनवे का नंबर भी सेम है। यह L और R लेफ्ट राइट रनवे को दर्शाता है। इस रनवे के अलावा एक और खास बात यह है कि यहाँ पर जो VOR एंटीना है वो रनवे से कुछ किलोमीटर पहले एक पहाड़ के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ATC ने तो कह दिया कि आप रनवे 06L पर लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इस बातचीत के करीब 50 मिनट गुजर गया। फिर भी ATC को पता ही नहीं होता कि प्लेन अब भी कहां है। ना तो वह एयरपोर्ट में लैंड किया और ना ही वह प्लेन एयरपोर्ट के आसपास कहीं दिखाई दे रहा था। अब कोरियन ATC ने गुआम ATC को रेडियो कॉल करके पूछा कि कोरियन एयरपोर्ट पहुंचा या नहीं। आगे उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने कॉल किया तो मैंने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया। अब उन्हें यह अंदाजा हो गया कि प्लेन कहीं क्रैश हो गया। उधर फायर फाइटर्स की टीम को एक कॉल आया कि निमिट्स हिल में भीषण आग लग गई है। यहां कोई प्लेन क्रैश हो गया है। घटना स्थल पर लोग जल रहे थे, जिंदा आग में झुलस रहे थे। इस जलते हुए प्लेन से एक 11 साल की लड़की किसी तरह बचकर निकलती, लेकिन इसके सामने इस प्लेन में उसकी मां जल रही थी। इस हादसे में और 5 बच्चों की जान बची, जिनकी उम्र लगभग 2 साल या उससे भी कम की थी। अब भी प्लेन धू-धू करके जल रहा था। फायर फाइटर्स की गाड़ियां आ तो गई थीं, पर क्रैश की वजह से रोड के साइड ऑयल पाइप फट जाने की वजह से रोड जाम हो चुका था। इन लापरवाही हों की वजह से दर्जनों लोग मारे गए। हादसे में लगी आग करीब 8 घंटों तक जलती रही। इस प्लेन क्रैश में एक हेलीकॉप्टर पायलट भी बचे थे। इन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इन्होंने कहा कि प्लेन में शराब की बोतलें थीं। क्रैश के बाद शराब केबिन में फैल गई और अल्कोहल में बड़ी तेजी से आग लगती है। अगर यह प्लेन में नहीं होता तो शायद थोड़ा और वक्त मिल जाता। लापरवाहियां तो बहुत सारी हुई, पर इन सब के पीछे सबसे बड़ा सवाल यह था कि प्लेन कैसे हिल से टकरा गया। आइए सब कुछ समझते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इस केस की इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। हादसे के 1 घंटे पहले से, जब यह प्लेन लैंडिंग करने के लिए एयरपोर्ट के डायरेक्शन में बढ़ रहा था। यहां पर प्लेन को कैप्टन उड़ा रहे थे, वहीं कोपायलट और इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर रखे हुए थे। तेज बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी बहुत कम थी। कैप्टन ने ATC से कहा कि हम रनवे 07L पर लैंड करेंगे। ATC ने कहा, ठीक है, पर रनवे 07L आउट ऑफ सर्विस है। शायद कैप्टन ने इस बात को ठीक से नहीं सुना और उन्होंने यह समझ लिया कि रनवे चालू है।
आगे एटीसी के साथ इस बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। एंटोनियो बी एयरपोर्ट में 2 पैरेलल रनवे है, इसलिए दोनों का रनवे सेम है। यहां L और R लेफ्ट राइट को इंडिकेट करता है। रनवे में 06L ऑन ऑपरेशनल नहीं था, तो एटीसी को साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था कि आप L पर नहीं बल्कि R पर यानी कि राइट साइड के रनवे पर लैंड करें। रनवे 06L में लोकलाइजर तो था, यानी कि प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को सेंटर लाइन में ले आता, लेकिन ग्लाइड स्लोप वर्किंग में नहीं था। इट मींस ऑटो पायलट प्लेन की ऊंचाई को कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऐसे केस में पायलट नॉन प्रेसीजन अप्रोच करके लैंडिंग कर सकते हैं। नॉन प्रेसीजन अप्रोच में पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को खुद मेंटेन करते हैं। इसे मेंटेन करने के लिए पायलट के पास यह जानकारी होनी चाहिए कि कब कहां प्लेन की ऊंचाई कितनी रखनी है। ऐसे में VOR एंटीना इनकी मदद करता है। यह एंटीना बताता है कि प्लेन और एंटीना की दूरी कितनी है। इसके अलावा पायलट के पास नॉन प्रेसीजर अप्रोच चार्ट होता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि VOR एंटीना से कितनी दूरी पर प्लेन का एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए। साफ शब्दों में कहे तो VOR एंटीना एक तरह से ग्लाइड स्लोप का भी काम करता है। बस फर्क इतना होता है कि ग्लाइड स्लोप में प्लेन का ऑटो पायलट खुद प्लेन को नीचे ले आता है, वहीं VOR एंटीना में पायलट को मैन्युअली ही प्लेन को नीचे लाना पड़ता है। दोनों ही तरीका सेफ है। जब ILS सिस्टम नहीं था, इवन आज भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स में ILS सिस्टम नहीं होता, तो वहां भी VOR एंटीना की मदद से नॉन प्रेसीजर अप्रोच करके प्लेन को उतारा जाता है। अब इतना समझने के बाद बात करते हैं कोरियन एयर फ्लाइट 801 की। जैसे ही यह प्लेन ILS के रेंज में आ गया, लोकलाइजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और यह रनवे के सेंटर लाइन में आ गया। अब क्योंकि ग्लाइड स्लोप वर्किंग कंडीशन में नहीं था, इसलिए कैप्टन को मैन्युअली ही प्लेन को नीचे लाना था, लेकिन उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि ग्लाइड स्लोप बंद पड़ा हुआ है। इसके बाद यह प्लेन रनवे की ओर नहीं बल्कि मौत के मुंह में जाने लगा। प्लेन अपना एल्टीट्यूड खोता गया, पर कैप्टन के साथ साथ दोनों पायलट का ध्यान इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं गया। कैप्टन के लैंडिंग चार्ट में मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड लिखा होता है, जो कि 1440 फीट था। यानी कि लैंडिंग करते वक्त प्लेन को 1400 फीट से नीचे नहीं लाना है। अगर इसके नीचे आ गया तो हो सकता है यह प्लेन हिल से टकरा जाएगा। लेकिन कैप्टन को जो चार्ट दिया गया था वो आउटडेटेड था। उसमें मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड 1300 फीट लिखा हुआ था। गलती यहीं तक नहीं थी। अगर यह प्लेन 1300 फीट के एल्टीट्यूड पर भी होता तो यह प्लेन बच जाता, लेकिन यह 1000 फीट से भी नीचे आ गया और कॉकपिट में बैठे तीनों पायलट इस बात से अनजान थे। मौसम खराबी की वजह से वह बाहर देखकर भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आगे कोई पर्वत है और जल्द ही हम वहां टकराने वाले हैं। एटीसी की यह जिम्मेदारी होती है कि जब प्लेन लैंड कर रहा हो तो वह अपने रडार में मॉनिटर करें कि प्लेन का पोजीशन क्या है, खासकर तब जब प्लेन नॉन प्रीसीजर अप्रोच कर रहा हो। लेकिन एटीसी किस दुनिया में था? अगर वह एक बार भी रडार की ओर देख लेते तो यह हादसा टल सकता था। पर लापरवाह एटीसी इतना लापरवाह निकला कि लगभग 1 घंटा गुजर गया। फिर भी उसने फ्लाइट 801 को ना तो कॉल किया और ना ही रडार में देखा कि वह अभी कहां पर है। अभी तक आया क्यों नहीं? प्लेन के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यह पता चला कि उन्हें डिस्प्ले में दिखाई दिया कि ग्लाइड स्लोप एक्टिव है। हालांकि कोपायलट कंफ्यूज थे कि ग्लाइड स्लोप वाकई में एक्टिव है या नहीं। इस बात पर कोपायलट से डिस्कशन भी हुई, लेकिन कोपायलट ने इस बात को हल्के में ले लिया और उसने क्रॉस चेक भी नहीं किया कि प्लेन का एल्टीट्यूड सही है या नहीं। जहां प्लेन का एल्टीट्यूड 1440 फीट होना चाहिए था, वहां यह 1000 फीट से भी नीचे आ गया और तीनों का ध्यान उस पर नहीं गया। इसके बाद प्लेन में सेफ्टी अलार्म बजने लगा। मिनिमम्स, 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 पुल अप, पुल अप, पुल अप। यह GPWS यानी कि ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम का अलार्म था। जब प्लेन ग्राउंड के बेहद नजदीक आ गया, अगर जल्दी से कोई एक्शन ना लिया जाए तो यह क्रैश हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद कैप्टन को समझ में आया कि हमसे गलती हो चुकी है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स इस सोच में पड़ गए कि उन्होंने गो अराउंड क्यों नहीं किया, अगर उन्हें पता चल गया था कि हमसे गलती हुई है। इन्वेस्टिगेटर्स को एक गड़बड़ी और दिखाई दे रही थी। गड़बड़ी यह कि अप्रोच के दौरान
VOR एंटीना ज्यादातर एयरपोर्ट में रनवे के आजू बाजू ही होता है, लेकिन फ्लाइट 801 के केस में ऐसा नहीं था। यह VOR एंटीना एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूर पहाड़ पर मौजूद था। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटीना चाहे रनवे के पास हो या दूर किसी हिल में हो, क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, फर्क पड़ता है। अगर एंटीना एयरपोर्ट से दूर हो तो मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड को ध्यान में रखा जाता है। फ्लाइट 801 के केस में यह मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड 1440 फीट था। इट मींस VOR एंटीना के पास से जब प्लेन गुजरे तो प्लेन का एल्टीट्यूड 1440 फीट होना जरूरी था। लेकिन जब बात आती है उन एयरपोर्ट्स की जहां VOR एंटीना रनवे के अगल बगल हो, तब वहां मिनिमम सेफ एल्टीट्यूड को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि वहां पर तो लैंडिंग ही करना है। वहां एंटीना के ऊपर से तो गुजरना है नहीं। कैप्टन को आदत हो ऐसी लैंडिंग करने की और उन्हें यह लगा हो कि VOR एंटीना के बगल में ही रनवे है, इसलिए उन्होंने लैंडिंग को जारी रखा। यहां तक कि जब उन्हें पता चला कि ग्लाइड स्लोप में गड़बड़ी है, तब भी उन्होंने गो अराउंड नहीं किया। हालांकि कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, यह बात तो उनके मौत के साथ ही चली गई। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कैप्टन के ट्रेनिंग का पूरा चार्ट निकाला तो उन्हें यह पता चला कि कैप्टन ने जितने भी नॉन प्रेसीजर अप्रोच किया है, वह सारे के सारे ऐसे एयरपोर्ट्स में किया जहां पर VOR एंटीना रनवे के अगल बगल ही था। कुल मिलाकर कहे तो इस हादसे की होने की वजह दर्जनों थी और इसे बचाने के तरीके भी दर्जनों थे। ATC ने फ्लाइट को इग्नोर किया, ठीक से बातचीत नहीं किया, बीच में उन्होंने कांटेक्ट भी नहीं किया, उन्होंने रडार पर भी नजर नहीं रखा, कैप्टन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, वह ठीक से सो नहीं पाया। ऐसे केस में उनके साथ एक एक्स्ट्रा कैप्टन होना चाहिए था। कॉकपिट में कुल 3 लोग थे, पर किसी ने भी एटीट्यूड को चेक नहीं किया। को पायलट को शक हुआ, फिर भी उन्होंने अपने बात को कॉन्फिडेंस से कैप्टन के पास नहीं रखा। एयरलाइन कंपनी ने पायलट को ठीक से ट्रेंड नहीं किया। उनके ट्रेनिंग में नॉन प्रेसीजर अप्रोच की कमी थी। जो प्लेन रेगुलर उस एयरपोर्ट में फ्लाई करता था, उसे एन वक्त पर अमेरिका भेज दिया गया और उसके जगह पर बोइंग 747 को भेज दिया गया। इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट के लिए यह जगह अनजान रही। रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन में बहुत डीले किया गया। ATC को सबसे पहले पता चलना चाहिए था हादसे के बारे में, लेकिन लापरवाही ऐसी हुई कि ATC को किसी थर्ड पार्टी से पता चला। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और इतिहास में हुए हवाई दुर्घटना को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।